बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज। आज बच्चों हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीटली हल करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीटली समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टॉपिक चेंज हो गया है इंटीग्रल का। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक आ गया डेफिनेट इंटीग्रल। अदरवाइज अगर कोई किसी बच्चे को किसी पार्ट या किसी क्वेश्चन में मसला हो और वो कोई एक पार्ट देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने टाइम स्टैम्प लगाया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप मुतलका जो सवाल है वहां पे पहुंच जाएंगे, या उसके नीचे चैप्टर शो हो रहे होते हैं, उस पर क्लिक करें तो जो क्वेश्चन आपने देखना है तो वो आसानी के साथ आप देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब बच्चों ये होता है, हमारे पास मिसाल के तौर पर ये एक इंटीग्रल लिखा हुआ है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। एक इंटीग्रल है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। सपोज करेंगे कोई एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया का फॉर्मूला इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास ऊपर नीचे कुछ ना लिखा हो तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन इसके नीचे अगर मैं ए लगा दूं, ऊपर बी लगा दूं, तो ये मेरे पास हो गया डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि अब इसका एक फाइनाइट आंसर आएगा। जो पहले जितनी आपने एक्सरसाइजें की हैं 3.5 तक, उन सब में आपने नोट किया है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते थे तो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते थे। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ रही होगी। यहां पे हमारे पास ए जो है वो हमारे पास लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल, और बी जो है मेरे पास, ये बी, ये मेरे पास अपर लिमिट है। ये हमारे पास ए लोअर, बी मेरे पास अपर लिमिट आ गई। इस मैंने जैसे आपको बताया कि इस एक्सरसाइज में हम सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, और जो पिछली एक्सरसाइजेस थी वहां पे क्योंकि वो इनडेफिनेट इंटीग्रल थी वहां हम सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लगाते हैं, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से आता है और यहाँ पे क्यों नहीं लगाते, तो वीडियो के एंड में मैं लाजमी आपको बताऊंगा कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहां से आता है, तो एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा। अब हम लेने वाले हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। पहली प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास इंटीग्रल लिखा हुआ है और इंटीग्रल में ए से ए तक लिमिट है, यानी लोअर लिमिट भी ए है और अपर लिमिट भी ए है, और एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो हमारे पास सिफर होगी, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास सेम है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि हमारे पास अगर इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा है और मुझे जरूरत पड़ रही है क्वेश्चन हल करते हुए कि मैं ऊपर वाली लिमिट को नीचे ले आऊं और नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाऊं, यानी बी को मैं नीचे ले आऊं और ए को ऊपर ले जाऊं, अगर मैं ऐसा करूंगा डेफिनेट इंटीग्रल में, डेफिनेट से मुराद जिसमें लिमिट्स गिवन हो, जिस तरह ए और बी लोअर एंड अपर लिमिट, तो क्या होगा, बाहर माइनस आ जाएगा। यानी अगर आप लिमिट चेंज करेंगे, ए से बी की जगह बी से ए करेंगे तो हमारे पास बाहर माइनस आ जाएगी। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बच्चों, इफ सी इज द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, अगर सी मेरे पास पॉइंट हो ए और बी के दरमियान, देन क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यूं लिखूं इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए, यानी ए बी के दरमियान मेरे पास सी आ गए, तो इसको लिखने का स्टाइल ये होता है कि ये मेरे पास लोअर लिमिट है, ए आ जाएगा, प्लस एक और इंटीग्रल लगाएं, ये मेरे पास अपर लिमिट है, बी ऊपर आ जाएगा, यानी ए लोअर लिमिट है नीचे आ जाएगा, बी अपर लिमिट है ऊपर आ जाएगा। ए लोअर लिमिट बी अपर लिमिट, दो इंटीग्रल लगा के अब जो सी पॉइंट है ना वो आपने यहां और यहां पे एडजस्ट कर देना, यानी ये दो जगह रहेगी, यहां पे सी लिख देंगे, और उसी तरह एफ ऑफ एक्स डी एक्स और एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है। अब है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या कहलाता है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका फॉर्मूला हमें आना चाहिए जी 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्राइंगल है, ये यूज होगा यहाँ पे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या कहलाता है हमारे पास, लेंथ इंटू विड्थ। तो मुख्तसर बच्चों हमने क्या पढ़ा, हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जिसमें हमारे पास लिमिट्स गिवन होती है, ए से बी, ए से ए हमारे पास लोअर लिमिट होती है, बी हमारे पास अपर लिमिट होती है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल में सेम अगर नंबर आएंगे लोअर अपर सिफर हो जाएगा, अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज करना है तो बाहर माइनस आ जाएगा,
अगर सी हमारे पास पॉइंट है ए से बी के दरमियान, तो हम क्या करेंगे, ए लोअर लिमिट पहले इंटीग्रल पे, बी अपर लिमिट दूसरे इंटीग्रल पे, जो सी पॉइंट होगा दरमियान वाला वो दोनों के दरमियान आ जाएगा, बाकी फंक्शन उसी तरह। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है। और मैंने आपको बताया इसमें सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी क्या वजह है? सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लगाते हैं? आपने इतनी इंटीग्रेशन पढ़ ली, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने क्यों लगाया है, तो आपको इसका जवाब नहीं आता होगा। इसका जवाब भी मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो दूंगा, तो आप एंड तक वीडियो लाजमी देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्केच द रीजन वेयर एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय डेफिनेट इंटीग्रल। कहता है कि स्केच बनाए, तस्वीर बनाए रीजन की जहां पे एरिया रिप्रेजेंट हो, डेफिनेट इंटीग्रल, एंड एवेलुएट द इंटीग्रल यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री। और चेक करें कि वो जो एरिया हमारे पास आ रहा है वो कौन सी पिक्चर बन रही है उसकी, मतलब रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, या कुछ और है, हमारे पास स्क्वायर है, तो उसको आइडेंटिफाई करें और ज्योमेट्री से फार्मूला लगा के आपने इसको हल करना है। जैसे कि क्वेश्चन 1 के हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। पहला 0 से 4 इंटीग्रल है x dx। हमने क्या करना है, इस इंटीग्रल का ग्राफ ड्रा करना है और ज्योमेट्री से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स स्टार्ट। अब है हमारे पास इंटीग्रल 0 से 4 x dx। हमने क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें कि हमारे पास फंक्शन क्या है। तो अगर आपके जहन में हो तो हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, वो सेंटर वाली वैल्यू होगी एक्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रल होता है वो होता है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी जो सेंटर में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे एक्स है, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अब आपने, क्योंकि सवाल में लिखा होता है स्केच बना के करें, तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर, क्या प्लॉट करना है बच्चों, ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ जब प्लॉट करना है हमने, तो हमारे पास क्या होगा, कहां से कहां तक ग्राफ प्लॉट करना है ये आपको लिमिट से पता लगेगा कि x की वैल्यू हमारे पास 0 है और कहां तक लेके जानी है हमने, x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, x की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक हमने लेनी है। ये कहां से पता लगा, यहां से 0 से 4। अब हम क्या करेंगे जी, और y क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो इसको मतलब y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो करें जी, ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया। x कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से 1 2 3 4, ठीक हो। लेकिन इस सवाल में y और x दोनों बराबर आ गए फंक्शन, तो क्या होगा, x 0 पुट करने से y भी 0, 1 2 3 4, तो इसका मतलब पॉइंट्स हमारे पास यही आएंगे। तो x कामा y क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, 0 कामा 0, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3 और 4 कामा 4, ये आ जाएगा। यानी हमने क्या करना है, इस फंक्शन जो दिया हुआ x का, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो y एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, तो y एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह x आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स। अब रेंज क्या लें, मतलब नंबर्स क्या लें, तो वो ये हमारे पास क्या गिवन है, 0 से 4, तो 0 से 4 आपने नंबर्स लेने हैं, तो x की जगह 0 1 2 3 4, तो y भी यही आ जाएंगे क्योंकि y और x हमारे पास बराबर है। अब इन ऑर्डर पेयर्स को हम प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास बच्चों x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस आ गया, ये हमारे पास x डैश एक्सिस आ गया और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास y डैश एक्सिस आ गया। अब हमने नोट करना है x पे मैक्सिमम 4 है, y पे भी मैक्सिमम 4 है, तो हम क्या करेंगे, 1 इन x पे मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 ये आ गया। y पे भी -1 -2 -3 -4, इस एक्सिस पे प्लस वाली वैल्यू लेते हैं, लेफ्ट साइड पे हम माइनस वाली, फिर ऊपर 1 2 3 4 अपवर्ड +4 लेते हैं और नीचे की तरफ -2 -3 -4, यानी राइट और अपवर्ड पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है, लेफ्ट और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यू। तो जितना गैप बच्चों हम यहाँ देते हैं ना 1 से 2 2 से 3 पे, उतना ही गैप आपने x डैश एक्सिस पे देना है और जितना y एक्सिस पे देंगे उतना ही y डैश पे देना है। अब हम इनको प्लॉट करते हैं, 0 पे 0 ये आ गया, दूसरा पॉइंट है 1 पे 1, 1 पे 1 ये वाला पॉइंट आ गया, 2 पे 2 ये आ गया, 3 पे 3 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, 4 पे 4 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। तो अब क्या करें, अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। अब ये हमारे पास
कोई बन जाएगा, क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब आपने ज्योमेट्री के लिहाज से देखना है कि अब इसकी क्या शक्ल बन सकती है। अब इसकी शक्ल हमारे पास क्या बन सकती है, अगर मैं इसको क्लोज करूं ट्राइंगल को यूं और ये आगे एक्सपेंड करें, तो ये मेरे पास ट्राइंगल बन सकती है। क्या बन सकती है? ट्राइंगल। अब हमने क्या करना है यानी हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। यानी हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो ये है, ये जो इसके अंदर वैल्यू वैल्यू दी हुई है ना, ये सारा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये सारा हमने ये निकालना है, इसके अंदर वाली वैल्यूज का। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे अब आपने नोट करना है ये ज्योमेट्री में कौन सी डायग्राम बन रही है, तो आप कहेंगे जी ये तो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। वी नो, आप क्या लिखेंगे? वी नो एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास? क्या लिखा है पीछे बच्चों? बेस इंटू हाइट। ठीक हो गया। अब बेस क्या है हमारे पास? अब बेस जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक, तो ये हमारे पास 4 हो गया। और हाइट क्या है बच्चों हमारे पास? कितनी बुलंदी पे है, तो ये चेक करें, करस्पॉन्डिंग 4 है। यानी एक्स एक्सिस पे भी 4 है, वाई एक्सिस पे भी 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4, ये कटिंग हो जाएगा 16/2, तो हमारे पास आ जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर। क्योंकि एरिया डिफाइन नहीं है सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो हम जनरल लिख देते हैं 8 यूनिट का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया फ्रॉम ज्योमेट्री। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रल -3 से 0 x dx। उसी तरह बच्चों क्या करेंगे, एफ एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? x के इक्वल। तो y हमारे पास क्या होता है? एफ एफ एक्स। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? x के इक्वल। अब इसकी रेंज क्या होगी हमारे पास? x इक्वल टू -3 से 0। ये हमें यानी हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू x का, लेकिन रेंज -3 से 0 है हमारे पास, तो ड्रॉ करते हैं अभी। अब यहां हम ले लेंगे x, ये हो जाएगा y। अब हमने x कहां लेना है? -3 से 0 तक, तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0। अब इसके अलावा और पॉइंट्स नहीं लेने, क्योंकि हमारे पास इसकी रेंज गिवन है कि -3 से 0 तक लेना है। ये नहीं कि आप सारे पॉइंट्स डिफरेंट लेना शुरू कर दें। -3 से 0 कहां से पता लगेगा? ये जो हमारे पास इंटीग्रल गिवन है -3 से 0। अब हमारे पास है y। अब y इक्वल टू x है, तो -3x होगा तो y भी -3, x -2 होगा तो y भी -2, x -1 होगा तो y भी -1, x 0 होगा तो y भी 0। अब क्या होगा? इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ पे। उसी तरह ये x एक्सिस हो जाएगा हमारे पास, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये y डैश एक्सिस। x पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 3 है और y पे भी 3 है, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3, यहां जितना गैप लेंगे वहां उतना ही गैप आपने लेफ्ट साइड पे लेना है, -1 -2 -3। y एक्सिस पे 1 2 3, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, -1 -2 -3। जितना गैप ऊपर लेंगे उतने गैप आपने नीचे लेना है। एक बॉक्स लिए या 2 बॉक्स, जितना भी आप देख लें। -3 पे 3 पॉइंट ये वाला आ जाएगा, -2 पे 2 हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा, -1 पे 1 हमारे पास पॉइंट ये आ जाएगा, 0 पे 0 ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अभी, तो क्या बनेगा हमारे पास? ये बन गया। अब हमने क्या करना है, ज्योमेट्री के लिहाज से देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है। अब अब ज्योमेट्री कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? अब ये देखें हमारे पास -3 से 3 यानी ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब हमने इस साइड पे पिक्चर क्लोज करनी है, बजाय इस साइड पे नहीं, क्योंकि x हमारे पास -3 से 3 है, x का भी -3 और y का भी -3। फिर आप क्या करें? इमेजिनरी लाइन टाइप ड्रॉ कर दें यूं कि ये हमारे पास आ गया -3 से 3। अब हमने देखना है कौन सी तस्वीर बन गई। ये तस्वीर हमारे पास बन गई है जी ट्राइंगल की। अब नीचे सिंपल आपने क्या लिखना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये आ गया 1/2। अब बेस जो है हमारे पास ये वाली लाइन है, 0 से लेकर -3, 0 से लेकर -3 बेस आ गई। हाइट कितनी है हमारे पास? ये भी क्या है हमारे पास? -3। चेक करें ना नीचे की तरफ, -3, तो ये भी आ गया -3। यानी x एक्सिस पे -3 है, y एक्सिस पे भी हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो इसकी आ रही है, यानी बेस -3 आ गई, जो हाइट आ रही है वो ये है इस ट्राइंगल की, तो वो भी हमारे पास -3।
अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 9/2 विच इज 4.5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास 4.5 आ गया। और ये जो माइनस आए हमारे पास लेंथ और विड्थ, ये इसलिए आए कि ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो आप क्या लिख देंगे, 4.5 और यूनिट स्केयर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमने कौन सा यूनिट लेना है। अब है बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सॉरी थर्ड पार्ट, 0 से 2 x-1 का इंटीग्रल। उसी तरह फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x ऑफ -1, तो y इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, f ऑफ x, तो y क्या आ जाएगा, x-1। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल x-1, और कहां से कहां तक प्लॉट करना है, 0 से 2 तक, यानी x की वैल्यू जो है रेंज हमारे पास 0 से लेकर 2 तक। तो आप क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, 0 1 2, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, 0 से 2 के दरमियान 0 1 2 आ रहा है, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो y -1 आ जाएगा। ये चेक करें, x की जगह 0 -1 -1, फिर 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 -1 y इक्वल टू 0, और 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 -1, यानी इस फंक्शन में इक्वल टू 1 आएगा। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमारे पास x एक्सिस पे बड़ी वैल्यू 2 है, तो ये आ गया हमारे पास 1 2 -1 -2, ये आ गया x एक्सिस। y एक्सिस पे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये a की लिख देंगे +1, नीचे लिख देंगे -1। अब पहला पॉइंट है 0 पे -1, x का 0 y का -1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 -1। दूसरा 1 कामा 0, x का 1 y का 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर 2 कामा 1, x का 2 y का 1, तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट है 2 कामा 1। तो इसका मतलब ये, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं तो मेरे पास पॉइंट्स कुछ ये बनेंगे इस तरह के, ठीक हो गया, यानी सपोज करें ये बने। अब कैसे एरिया बनाएंगे हम, अब क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है तो ये वाला एरिया एक शामिल होगा। दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी बना देंगे, इमेजिनरी यूं लाइंस खींच देंगे, दूसरा एरिया हमारे पास ये आ जाएगा, यानी हमारे पास जो एरिया आएगा, एक ये वाला आएगा, ये आप शेड कर देंगे यूं, ये सारा एरिया, और दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला आएगा। तो एक शेडिंग हमारे पास ये वाली होगी, क्योंकि 0 से -1 ये वाला पॉइंट शामिल था, तो ये एरिया आ गया। एक हमने ये लाइन खुद से ड्रॉ की ताकि ट्राइंगल बने, और ये बने। अब ये वाला जो एरिया होगा इसको हम A1 एरिया कह देंगे, इस वाले एरिया को हम A2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पहले वाला एरिया है उसका क्या फार्मूला है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या हमारे पास, ये वाली जगह 0 से लेकर 1 तक, यानी 1 बेस है, हाइट इसकी कितनी है, -1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई होके -1/2 आ जाएगी। जो A2 का एरिया मेरे पास, वो भी तो ट्राइंगल है, तो बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट हो जाएगा। बेस कितनी है हमारे पास, अब यहां से लेके यहां तक, तो यहां ये 1 है, तो यहां से लेके यहां तक 2, 1 से 2 तक कितने नंबर आता है, 1, यानी बेस मेरे पास 1 आ गई। और हाइट कितनी है जी, अपवर्ड, तो ये चेक कर लें जी, इसकी हाइट हमारे पास 1 है, इस ट्राइंगल की हाइट मेरे पास 1 आ रही है, तो ये आ गया 1/1, तो ये हो जाएगा 1/2। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना आ गया जो शेड हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एड अप कर देंगे, एरिया 1 प्लस एरिया 2। तो 1/-1/2 प्लस 1/2, A1 -1/2 था, A2 प्लस 1/2, ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका एरिया 0 है, वो इसलिए 0 है क्योंकि जितना एरिया बिलो x एक्सिस है उतने ही एरिया बिलो अबाउ x एक्सिस हमारे पास मौजूद है, विच कैंसल द इफेक्ट ईच अदर। चौथा पार्ट इंटीग्रल 0 से 2 x + 1 dx। तो यहाँ पे जो x + 1 है ये हमारे पास फंक्शन हो जाएगा y = x + 1, और x की रेंज जो है मेरे पास 0 से 2 तक है। तो आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करके एरिया निकालना है। तो x = 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 आएगा, उसके बाद 2, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा इस जगह पे, 0 + 1 = 1, फिर 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 यहां पुट करेंगे फंक्शन में, 2 + 1 3। तो हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। जब आपने फंक्शन में ग्राफ पॉइंट्स पुट करने के बाद ग्राफ की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये y एक्सिस आ गया। x एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2।
वाई एक्सिस पे 3 है तो 1 2 3 ये आ गया। इसी तरह एक्स डैश पे -1 -2, वाई एक्सिस पे -1 -2 -3। बहरहाल पहला पॉइंट है हमारे पास 0,1 0,1 एक्स का 0 वाई का 1 ये वाला पॉइंट है। फिर है 1,2 मेरे पास ये वाला पॉइंट है। फिर 2,3 एक्स का 2 वाई का 3 मेरे पास ये वाला पॉइंट है। ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। एक पॉइंट ये वाला था, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये। फिर उसी तरह आपने इमेजिनरी लाइंस प्लॉट करनी है ताकि ग्राफ कंप्लीट हो। लेकिन अब मसला ये है कि ये हमारे पास दो किस्म के ग्राफ बन रहे हैं। यहाँ पे चेक करें, ये ग्राफ यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस यूं बना देंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल ऊपर बन रही है और एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है। तो यानी हम इनको शेड कर देंगे। ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगा, ये वाला हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। तो ये मैंने शेड कर दिया बच्चों। ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कंप्लीट लाइंस लगाएं या डॉटेड लाइन लगाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास दो एरियाज हो जाएंगे। एक एरिया ये वाला हो गया रेक्टेंगल का, एक एरिया हमारे पास हो गया ट्राइंगल। तो पहले एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 इक्वल टू, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मैंने क्या लिखवाया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपने देखना है इसकी लेंथ कितनी है। अगर आप नोट करें, जो इसकी लेंथ है हमारे पास रेक्टेंगल की 0 से लेकर 2 तक है, 0 से लेकर 2 तक, यानी 2 लेंथ होगी। विड्थ का मतलब हाइट कितनी है, ये जो रेक्टेंगल बनी है इसकी हाइट 1 तक है, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज 2। उसके बाद जो एरिया 2 है उसका फॉर्मूला है हमारे पास बेस इंटू हाइट, क्योंकि ट्राइंगल है। तो बेस हमारे पास कितनी है जी, उसी तरह बच्चों देखिए ये वाली लाइन है, तो ये तो हमारे पास 2 ही थी। और हाइट कितनी है इसकी, हाइट हमारे पास 1 से 3 तक है, 1 से 3 तक। तो इसका मतलब 1 से 3 तक 2 पॉइंट्स आ रही है, देखिए ना 1 2 3, तो ये 1 और 2 पॉइंट्स काउंट होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो बेस भी 2 हाइट भी 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया निकल आएगा। अब है बच्चों हमारे पास इसका पांचवा पॉइंट, इंटीग्रल -3 से 3 2 dx। अब जो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 2 के इक्वल है, यानी y गुणा f(x) होता है तो y इक्वल टू 2 है। अब जो ये जो फंक्शन होता है ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, यानी y की वैल्यू 2 है और x में जो रेंज में फर्क आ रहा है वो -3 से 3 है। तो इसका मतलब जब हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह होगा, x -3 -2 -1 0 1 2 3, यूं कर देंगे क्योंकि x की रेंज -3 से 3 है। और y क्या है हमारे पास 2 2 2 2 2, y फिक्स्ड है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। चेक करें जी, x हमारे पास -3 से 3 है, तो यानी x 1 2 3, y सॉरी x डैश -1 -2 -3, यानी जितना x एक्सिस लेंगे उतना ही x डैश, y एक्सिस 1 2 -1 -2। अब पहला पॉइंट है -3 पे 2, -3 पे 2 हमारे पास ये आ गया, -2 पे 2 ये आ गया, -1 पे 2 ये आ गया, ये हमारे पास 0 पॉइंट है, ये 2 आ गया, 1 पे 2 ये आ गया, 2 पे 2 ये आ गया, 3 पे 2 ये आ गया। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन हमारे पास बनेगी। हमने अब क्या किया, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। जब हमने ज्वाइन कर दिया अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने तो ग्राफिकली हमने सॉल्व करना है तो इसकी डायग्राम कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम अपने -3 से ज्वाइन कर देंगे, इसको इस वाले 3 के साथ, सपोज करें 3 ये है मेरे पास, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी जिसका एरिया हमारे पास कौन सा होगा, ये सारा इसका एरिया होगा। ये जो मैंने शेड किया ना, ये सारा इसका एरिया हमारे पास बन जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्योंकि अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ कितनी है हमारे पास, अब लेंथ स्टार्ट हो रही है -3 से 3, यानी 0 से 3 3 नंबर ये हो गए और 0 से 3 3 नंबर हमारे पास ये हो गए। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास जो लेंथ होगी वो है 6। और विड्थ कितनी है जी, हाइट चेक करें 2 तक जा रहा है तो विड्थ हमारे पास होगी 2।
और ये नहीं देखना कि ये -3 है और ये +3 है तो कट के 0 हो जाएगा, नहीं नहीं, आपने टोटल पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, टोटल वैल्यूज। तो 3 से 3 हमारे पास 6 आ गया, 6 2 12 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये सेंटीमीटर है मीटर स्क्वायर, तो फिर हम क्या करते हैं, जर्नल लिख देते हैं यूनिट का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया कि जिसमें हमें कहा हुआ था कि आप ग्राफ की मदद से एरिया निकालें, तो हमने ग्राफ्स प्लॉट करके एरिया निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इवेलुएट द इंटीग्रल इन ईच पार्ट व्हेन f ऑफ x इक्वल टू, यानी नीचे वाले इंटीग्रल्स को हल करें जब हमारे पास फंक्शन f x इक्वल टू x हो, x लेस देन इक्वल टू 1 और 3 हो, x ग्रेटर देन 1। ये फंक्शन दिया हो तो इन पार्ट्स को इवेलुएट करें आप। तो पहला 0 से 1 f ऑफ x, -1 से 1 f ऑफ x, 1 से 4 f x, -1 से 2 f ऑफ x dx। तो हम अब इसको हल करते हैं जी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरे पास अगर a से b f ऑफ x dx लिखा हो और मैं इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, तो इसकी इंटीग्रेशन सपोज करें कोई भी फंक्शन आ जाता है फाई ऑफ x, यानी आपने इसको हल किया, फाई ऑफ x आ गया, हल करने के बाद फिर आपने बच्चों मॉड लगाना है। मॉड क्या जी, मॉड लगाने के बाद जो ऊपर लिमिट है वो आपने यहां लिखनी है, जो लोअर लिमिट है वो आपने यहां लिखनी है। फिर आपने क्या करना है, जो फंक्शन आया होगा उसमें जहां जहां x होगा एक दफा ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे b, फिर माइनस लगाएंगे, फिर उसी फंक्शन में नीचे a पुट कर देंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपने पुट करना है। यानी अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल है उसकी जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो ए बी पार्ट्स है ये इसके राइट साइड पे आ जाते हैं। फिर इसको एकदम फंक्शन में ऊपर वाली वैल्यू पुट करना होता है, यानी फंक्शन में ऊपर वाली वैल्यू से मुराद ऊपर लिमिट पुट करनी होती है, फिर माइनस आता है, फिर फंक्शन में आपने एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है। अब हम आते हैं सवाल की तरफ, हमें समझ आएगा। अब ये सवाल बेसिकली कंटिन्यूटी के लिहाज से है कि हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कंटिन्यूटी वाले सवाल ही मैंने जब कराए थे आपको, तो मैंने कहा था किस पे कंटिन्यूटी चेक करें, सपोज करें हम 1 पे कर रहे हैं तो हम 1 को सेंटर पे लिखेंगे, एक f ऑफ x सेंटर पे लिखेंगे, एक f ऑफ x एंड में लिखेंगे, एक f ऑफ x लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। फिर मैंने बताया था कि x ग्रेटर देन 1, ये सिर्फ लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 का मतलब 1 से बड़े नंबर, 1 से बड़े नंबर कहां आएंगे, तब ये 1 है तो 1 से बड़े नंबर राइट साइड पे आएंगे, यानी 2 3 4 5 6, क्योंकि हमारे पास ये रियल लाइन है। तो ग्रेटर पे फंक्शन क्या है हमारे पास 3, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख देंगे 3, ग्रेटर पे ये आ गया। फिर x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन पे फंक्शन क्या है, x लेस देन का मतलब है 1 से छोटे, 1 से जो छोटे होते हैं वो हमारे पास इस साइड पे होते हैं, यानी -0 -1 -2 -3, यानी लेफ्ट साइड पे। तो इसका मतलब लेस देन में फंक्शन x यहाँ पे आ जाएगा, और इक्वल x लेस देन भी हो गया, इक्वल पे फंक्शन क्या है वो हमारे पास सेंटर में आ रहा है, वो हमारे पास सेंटर पे। ये एक्सरसाइज 2.2 जो कंटिन्यूटी वाली एक्सरसाइज है वहां पे बच्चों मैंने भी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सरसाइज 2.2 वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल 0 से 1 f ऑफ x dx, इसको हल करेंगे। आपने कहा ठीक है जी। अब हमने यहां पे वो फंक्शन लिखना है f ऑफ x की जगह जो 0 और 1 के दरमियान हो, 0 और 1 के दरमियान हो। तो आप चेक करें जो आपके पास फंक्शन है 0 1 के दरमियान, अब जो हमारे पास फंक्शन है 0 से 1 तक, यानी 0 से स्टार्ट हो 1 पे एंड हो, अब 1 पे जो एंड हो रहा है हमारे पास फंक्शन वो है f ऑफ x इक्वल टू x। यहां से भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास फंक्शन x है क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू 0 होगी, यानी कहीं 0 है, 0 से 1 के दरमियान जो फंक्शन आ सकता है वो हमारे पास x है। अदरवाइज आप यहां से देख सकते हैं x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 आ सकता है और 1 से छोटे नंबर आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 1 से छोटे, तो उस पे जो फंक्शन था हमारे पास क्या वो x है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1 तक जो मैक्सिमम फंक्शन आ सकता है वो है हमारे पास x। फिर तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी, x की इंटीग्रेशन पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर एक ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे 1 होगा यहीं रहेगा, यहाँ पे जो 0 होगा इस साइड पे आएगा, तो ये हमारे पास हो गया x स्क्वायर बाई 2 0 से 1। फिर मैंने आपको अभी यहां बताया है कि आपके पास जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो आपने एक दफा अपर लिमिट पुट करनी होती है, फिर माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां x है, जिस तरह x स्क्वायर है तो अपर लिमिट क्या है 1, x की जगह 1 का स्क्वायर, नीचे 2, फिर माइनस x की जगह 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2।
यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी जहां जहां एक्स एक दफा ऊपर वाली वैल्यू पुट करें, फिर माइनस जहां जहां एक्स है वहां जीरो। तो 1 का स्क्वायर 1/2, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाई 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/2 आंसर आ जाएगा। अब है सेकंड पार्ट, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका मतलब है कि -1 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट कहां से होगा, -1 से, और एंड कहां होगा 1, यानी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब दोबारा आ जाए इसी रिएक्शन पे कि 1 तक जो वैल्यू है, ये नीचे वाला ग्रेटर देन 1 है, 1 तक जो वैल्यू है उसमें फंक्शन क्या हमारे पास x है, यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी देख सकते हैं। 1 तक मैक्सिमम जो फंक्शन आ रहा है वो हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू x है, और पीछे क्या है, -1, 0, 2 जो भी वैल्यू लिख ले, आप कहीं पे -1 है हमारे पास, -1 से 1 के दरमियान फंक्शन हमारे पास, यहां भी f ऑफ x इक्वल टू x है और यहां भी f ऑफ x इक्वल टू x है। तो यहां से आप सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, -1 से 1 एफ एक्स की जगह x आ जाएगा dx, फिर x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, फिर मैंने आपको स्टाइल क्या बताया, नीचे वाली लिमिट यहां लिखेंगे, अपर लिमिट यहां पे लेंगे। फिर यहां समझने वाली बात यह है कि आपने, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, -1 से 1 लिमिट है, एक दफा ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है और एक दफा नीचे वाली। तो x की जगह आप 1 पुट करेंगे, अपर लिमिट, बाकी फंक्शन उसी तरह, अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, लोअर क्या है, -1 का स्क्वायर बाई 2, यानी एक दफा ऊपर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें एक दफा ऊपर वाला 1 पुट करना है, अपर लिमिट हो जाएगी, माइनस, फिर आपने नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है, -1 x की जगह, 1 का स्क्वायर 1/2, 1 का स्क्वायर 1/2, 1/2 माइनस 1/2 काट जाएंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये जो है ना, मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट इसका समझाया है कि जो फंक्शन आता है, एक दफा फंक्शन में आपने इस x की जगह ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है फाई ऑफ b, माइनस फिर फंक्शन में आपने लो लिमिट पुट करनी है फाई ऑफ a, ये जर्नल फंक्शन था फाई, यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास x है, तो एक दफा x में 1 पुट करना है और एक दफा x में -1 और दरमियान में माइनस लगाना है। अब आगे बच्चों हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, इंटीग्रल 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने सिलेक्ट करना है कि यहां में से कौन सा फंक्शन आ सकता है, ये आप डिपेंड करेगा लिमिट पे। अब लिमिट स्टार्ट हो रही है 1 से लेकर 4 तक, इन 1 से बड़े नंबर, ये 1 से बड़े नंबर 2, 3, 4 तक जाने। तो अब यहां आ जाए, 1 से बड़े वाला कौन सा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 से बड़ा ये लिखा हुआ है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन 1 के सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 3 dx। तो यहां सबसे अहम चीज है फंक्शन सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करना है, 1 से 4 तक है, यानी 1 से बड़े नंबर लेने हैं, x ग्रेटर देन 1 है, इसके सामने जो फंक्शन लिखा हुआ है हमारे पास वो 3 है, तो f ऑफ x की जगह 3 लिख देंगे। फिर इसी तरह 3 बाहर आ जाएगा, 1 4 dx, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास x, फिर मॉड लगा के 1 से 4, यानी 4 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे है तो नीचे आ जाएगा। फिर इसी तरह अपर लिमिट, यानी जहां x है, x की जगह अपर लिमिट 4 माइनस x की जगह 1 लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, 3, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 3 जा 9, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों इसका 4 पार्ट, -1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। -1 से स्टार्ट हो लेकिन 2 तक जाए, -1 से स्टार्ट हो लेकिन 2 तक जाए, लेकिन यहां पे तो हमारे पास 1 बीच में नंबर है कि 1 तक जाना चाहिए, 1 से ग्रेटर हो या लेस हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि -1 से 2 जो इंटीग्रल है हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, यानी ऐसे -1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या तरीकाकार मैंने बताया था, -1 लिखेंगे प्लस दूसरा इंटीग्रल, दूसरे नंबर पे 2 है, 2 लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी -1 का लोअर लिमिट, 2 की अपर लिमिट दूसरे इंटीग्रल की, दरमियान में आ जाएगा कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, ये आपको यहां से पता लगेगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू है हमारे पास, 1, यानी 1 का आना जरूरी है, तो हम क्या लिख देंगे, 1 यहां भी लिख देंगे, 1 यहां भी लिख देंगे, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 से 2 डी एक्स। ये मैंने जो थर्ड प्रॉपर्टी लिखाई थी आपको कि अगर ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाए हमारे पास, तो क्या लिख सकते हैं, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम यूं लिख सकते हैं। तो बहरहाल ये थर्ड प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको लिख के दी थी स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में। अब -1 से 1, -1 से 1 हम पहले निकाल चुके हैं, वो हमारे पास आता है जी 0, -1 से 1 एफ ऑफ एक्स, या आप पहले लिखना चाहते हैं प्रॉपर तो -1 से 1 पे जो फंक्शन था हमारे पास चेक कर लें, -1 से 1 पे
-1 से स्टार्ट हो 1 पे जाए, ये हमारे पास x है, x dx हो जाएगा, और 1 से 2 पे जो फंक्शन है वो हमारे पास 3 dx, क्योंकि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो ये हम पहले हल कर चुके हैं, ये हमारे पास 0 आ जाएगा, सेकंड पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का, और 3 1 से 2 dx, 3 बाहर आ जाएगा, 1 से 2 dx 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x आ जाएगी, 1 से 2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर उसी तरह क्या करेंगे, x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 में से 1 के 1, 3 आंसर आ जाएगा, 3 यूनिट, या बल्कि सिंपल ही लिख दें बस, क्योंकि जस्ट इंटीग्रल है, 3 आंसर आ। अब इन सवालों में आप नोट करें कि आपने c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया। तो आपने c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये जो आंसर आ रहा है ये कांस्टेंट में, जब कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट c को ऐड नहीं किया। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द एरिया शोन बिलो इन द फिगर एलिवेट द इंटीग्रल। ये हमें एक डायग्राम दी हुई है और इसमें एरिया दिया हुआ है, ए से बी एरिया A1 है, बी से सी एरिया A2 है, सी से एरिया A3 है, और ये वैल्यू निकाल के दी हुई है। नीचे हमें 6 पार्ट्स दिए हुए इनकी वैल्यू निकालें। तो लेट्स स्टार्ट, हम इनकी वैल्यू निकालते हैं। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ये एरिया डायग्राम बना ली। अब पहले हमारे पास इंटीग्रल a से b f of x dx, इसका एरिया क्या होगा, a से b। अब आपने सिर्फ यहां से नोट करना है, a से b कितना एरिया है 2, तो यहां क्या लिख देंगे 2, और यही इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा क्या है, b से c, b से c एरिया कितना है 3, ये निकला हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया 3। तीसरा क्या है जी, c से d एरिया कितना है 3.5, तो ये लिख देंगे 3.5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाए। फिर क्या है, a से c। अब अगर हमने a से c निकालना है तो इसके दरमियान दो एरियाज पड़ रहे हैं, a से b, b से c। तो फिर आप वो स्प्लिट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने करवाई है, क्या लिखते हैं, दो इंटीग्रल लिखते हैं, एक 2 f of x dx, स्टार्टिंग पहले इंटीग्रल के नीचे c, दूसरे इंटीग्रल के टॉप पे, दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है, a और c के दरमियान कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, b। तो इसका मतलब b आपने यहां भी लिखना है और b आपने यहां भी लिखना है। तो a से b f of x dx क्या होगा, a से b का एरिया हमारे पास 2 है, तो हम 2 लिख देंगे, और b से c मेरे पास एरिया क्या है 3, तो इसको 3 लिख देंगे, 2 + 3 5 इसका एरिया आ जाएगा। फिर पांचवें पार्ट में हमारे पास b से d। अब b से d मैंने एरिया निकालना है, तो b से d भी अगर निकालना है तो दो एरियाज पड़ रहे हैं, A2 और A3। तो इसका मतलब यहां भी आपने इंटीग्रल को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, पहला इंटीग्रल लिखेंगे f of x dx, दूसरा इंटीग्रल लिखेंगे f of x dx। इसका स्टार्टिंग पहले का लोअर लिमिट होगा और जो अपर लिमिट है ये दूसरे इंटीग्रल के टॉप पे आ जाएगा। अब इनके दरमियान b और d के दरमियान कौन सा पॉइंट आ रहा है, b और d के दरमियान मेरे पास c पॉइंट आ रहा है, तो इसका मतलब मैं c यहां भी लिखूंगा और c यहां भी। तो b से c f of x dx क्या है मेरे पास एरिया, b से c 3 है और c से d 3.5, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा और c से d 3.5, इनको ऐड कर दें विच इज 6.5, आंसर आ जाएगा। फिर a से d, अब हमारे पास है जी a से d, a से d तो हमारे पास ये पूरा बन रहा है, यानी 3 इंटीग्रल बनेंगे, a से b, b से c, c से d। तो आप सिंपली क्या करें, यहाँ पे लिखें इंटीग्रल, पहले बनेगा पहले आप चेक करें कि 3 इंटीग्रल्स बन रहे हैं, तो 3 दफा इंटीग्रल लिख लें आप f of x dx, फिर तीसरा इंटीग्रल f of x dx, लोअर उसी तरह a होगा, अपर उसी तरह आखिरी इंटीग्रल के टॉप पे होगा। तो अब दरमियान में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, b और c, तो यहाँ b लिख देंगे, यहाँ b, यहाँ c लिख देंगे, यहाँ पे c। तो उसी तरह a से b, b से c, c से d बन जाएगी। तो a से b मेरे पास 2 आंसर है, b से c मेरे पास 3 लिखा हुआ है, c से d 3.5, तो ये ऐड होके हमारे पास 8.5 आंसर आ जाएगा। ये जो स्प्लिट है इसको बच्चों समझ लें दोबारा, a से d हमने इंटीग्रल निकालना है, तो a से d कैसे होगा, हमारे पास एक इंटीग्रल हो जाएगा a से b प्लस b से c इंटीग्रल प्लस c से d इंटीग्रल। तो ये देखें इंटीग्रल a से b प्लस b से c प्लस c से d, तो इनकी वैल्यूज पुट करके हल कर लें, ऐड करके आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जी, फाइंड इंटीग्रल 1 से 5
3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स क्लोज ब्रैकेट डी एक्स। इसको हमने फाइंड करना है और हमें ये दो इंटीग्रल्स की वैल्यू दी हुई है, 1 से 5 एफ ऑफ एक्स की और 1 से 5 जी ऑफ एक्स की। तो हमने इनको यूटिलाइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, तो निकालते हैं अभी हम। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया। इफ के बाद जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास होती है गिवन। ठीक हो गया। अब हमने टू फाइंड क्या करना है जी टू फाइंड हमने ये करना है इंटीग्रल 1 से 5 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स, क्वेश्चन मार्क कर दिया। और गिवन क्या है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इफ लिखा हुआ था, इफ के बाद मैथ्स में जो भी वैल्यू होती है वो गिवन होती है कि इंटीग्रल 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4 के इक्वल है, इंटीग्रल 1 से 5 जी ऑफ एक्स डी एक्स 5 के इक्वल है। तो अभी हम लिखते हैं कि हमें निकालना है 1 से 5 3 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब क्या करें, इंटीग्रल 1 से 5 3 एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रल 1 से 5 2 जी ऑफ एक्स, इंटीग्रल अलग अलग। अब क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल 1 से 5 जी ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल 1 से 5 एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, इंटीग्रल 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स 4 के इक्वल है, 3 इंटू 4 आ जाएगा। और 1 से 5 जी एफ एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास 5 की इक्वल है, इंटू 5 आ जाएगा। 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 12 में से 2 गए 2, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रल 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 है एंड इंटीग्रल 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हल करते हैं हम इसको। ये मैंने क्वेश्चन दोबारा लिखा जी, सॉल्यूशन गिवन लिख दिया, क्योंकि इफ के बाद जो वैल्यू दी हुई होती है वो हमारे पास गिवन होती है। इफ के बाद ये दिया हुआ है तो ये हमारे पास गिवन होगा, इंटीग्रल 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 है, इंटीग्रल 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 है। टू फाइंड क्या करना है हमने, इंटीग्रल 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब है टू फाइंड हमने इंटीग्रल 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमारे पास क्या करेंगे, इंटीग्रल 1 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल के मैंने थोड़ा सा आपने नोट करना है, 1 से 4 बीच में एक और इंटीग्रल है जो स्प्लिट यानी 2 के नंबर से हमारे पास स्प्लिट हो रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लोअर पे 1 अपर पे 4, ये आ गया। अब दरमियान में कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चों, चेक करें, 2 आ रहा है, तो 2 यहां भी लिख देंगे, 2 यहां भी लिख देंगे। तो इंटीग्रल 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है, हमारे पास 1 की इक्वल है, प्लस इंटीग्रल 2 से 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, इंटीग्रल 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स 2 के इक्वल है। तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास 5 की तरह बिल्कुल, फाइंड इंटीग्रल 3 से -2 एफ ऑफ डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। इफ के बाद जो वैल्यू होती है वो गिवन है कि -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 है, इसको हम यूज करेंगे। एंड इंटीग्रल 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो आप लिखेंगे गिवन ये दोनों इंटीग्रल्स, और अभी हम फाइंड आउट करते हैं ये वाली वैल्यू। अब जो हमने टू फाइंड करना है वो 3 से -2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, यानी लोअर लिमिट 3 और अपर लिमिट हमारे पास -2 है। तो हम चेक करेंगे जो गिवन है, किसी की लोअर लिमिट 3 है, इसकी लोअर लिमिट चेक करें -2 है, इसकी लोअर लिमिट 1 है, तो इसका मतलब इसकी लोअर लिमिट 1 -2 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फाइंड करना है वो 3 है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं ऊपर वाली लिमिट को नीचे ले आऊं, नीचे वाली लिमिट को ऊपर ले जाऊं, यानी -2 × 3 कर दूं, तो फिर हमारी मैचिंग हो सकती है कि -2 से 1 1 से 3 सेपरेट होकर लिख सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम इसको लिमिट चेंज करेंगे। चेक करें अब 3 से -2 है, अगर मैं इसको -2 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स करता हूं तो बाहर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो हमें अगर बदलाना पड़ जाए, बी को ऊपर वाली लिमिट नीचे ले आए, नीचे वाली ऊपर ले जाए, तो बाहर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। दूसरी बात याद ये रखें, अगर ये वाली बात भी नहीं याद आ रही तो लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है, अपर लिमिट बड़ी होती है। तो -2 हमारे पास छोटी वैल्यू है, 3 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो -2 नीचे आना चाहिए, 3 ऊपर होना चाहिए। तो जब हम लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। -2 किस पे स्प्लिट हो रहा है, हमारे पास 1 के साथ, -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स के स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि क्योंकि -2 से 1 है, 1 से 3, तो स्प्लिट करके लिख देंगे। तो माइनस इस तरह, -2 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, हमारे पास 1 की,
और 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स किसकी इक्वल है -5 के। तो 1 -5 -4, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास +4 आंसर आ जाए। तो ये वाली चीज आप जहन में रखें कि इसको कहते हैं स्प्लिट करना थ्योरम को, इंटीग्रल को सॉरी। तो -2 से 3 कैसे स्प्लिट होता है, -2 स्टार्टिंग 3 एंडिंग, और दरमियान में जो पॉइंट सी वाला आ रहा होता है जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी स्टार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में, तो हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जी, यूज अप्रोप्रिएट फार्मूला फ्रॉम ज्योमेट्री टू एलिवेट द इंटीग्रल्स। ये भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरह हमने करना है कि ज्योमेट्री से कोई फार्मूला लगाना है और इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो पहला पार्ट है -1 से 4 3 - x, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा 3 - x, और x की रेंज है -1 से 4 तक। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या आ जाएंगे x y, x -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं और 4। -1 यहाँ पुट करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे इन यूं 3 - 4 - 1 आंसर आ जाएगा। अब हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और फिर इसका एरिया निकालना। ये हमारे पास x एक्सिस आ गया, ये हमारे पास y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। पहला पॉइंट x पे मैक्सिमम 4 है, y पे मैक्सिमम 4 है, तो हम 4 से 4 तक ग्राफ प्लॉट करते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है -1 पे 4, -1 पे 4 हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 पे 3, 0 पे 3 ये आ जाएगा क्योंकि ये हमारे पास 0 है। फिर है हमारे पास 1 पे 2, 1 पे 2 ये आ जाएगा। फिर है 2 पे 1, 2 पे 1 ये आ जाएगा। फिर है हमारे पास 3 पे 0 ये आ जाएगा। 4 पे -1 ये वाला पॉइंट है। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। अब बच्चों हमारे पास हमने इसके एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यूं लाइन बना देंगे, ठीक हो गया, और एक यहाँ पे बना दें। तो हमारे पास जो शेडेड रीजन आएगा, शेडेड रीजन कौन सा आएगा, इस ट्राइंगल के लिए ये वाला आ जाएगा, जो बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास, ये वाली जगह शेड हो जाएगी, और जो छोटी ट्राइंगल है उसके लिए हमारे पास ये एरिया शेड हो जाएगा। इसको आप यूं शेड कर देंगे। अब क्या करेंगे, एक एरिया A1 हो गया, ये A1 एरिया आ गया, ये वाला हमारे पास A2 आ गया। तो एरिया A1 क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है तो बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, तो 3 नंबर ये हो गए और 1 नंबर ये हो गया, तो बेस आ गई 4। हाइट कितने है जी, कहां तक जा रहा है जी, y एक्सिस इक्वल टू 4, तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो भी 4 है। तो 1/2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। A2 का एरिया, A2 एरिया हमारे पास क्या है जी, ये भी ट्राइंगल है छोटी सी, बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसकी बेस कितनी है, इस ट्राइंगल की बेस 3 से 4 तक जा रहा है, यानी ये 3 है और ये 4 है, 3 से 4 बेस 1 हो। और हाइट कितनी है जी, हाइट वर्टिकली नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, जो करस्पॉन्डिंग टू -1 है, क्योंकि ये पॉइंट जो था हमारे पास -1, 4 था, तो इसकी हमारे पास जो हाइट है, सॉरी 4, -1 था, तो हाइट इसके हमारे पास 1 है, करस्पॉन्डिंग टू, यहां देख लें -1, तो ये आ जाएगा -1/2। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल एरिया आ जाएगा A1 + A2, तो 8 + -1/2, इनका एलसीएम ले लें, 2 8 16 -1/2, तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 यूनिट स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। अब है बच्चों हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, इंटीग्रल 0 से 1 2 + 1 - x स्क्वायर अंडर रूट dx। इसमें क्या करेंगे, 0 से 1 2 अलहदा इंटीग्रल कर देंगे, फिर 0 से 1 1 - x स्क्वायर dx पे अलहदा इंटीग्रल करना। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला एरिया हमारे पास, इस वाले एरिया को मैं A1 का नाम दे देता हूँ, इस वाले एरिया को मैं A2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं A1 A2 एरिया निकालूंगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा। तो A1 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, A1 इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 2 dx। अब हमारे पास उसी तरह ये फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू 2,
और x की रेंज क्या है 0 और 1। तो इसका मतलब ये हो गया x का जो ग्राफ होगा हमारे पास 0 और 1 होगा। x की जगह 0 पुट करने से, अच्छा ये तो y इक्वल टू फिक्स्ड है तो y इक्वल टू 2 आएगा, यानी x में वेरिएशन 0 1 है और y इक्वल टू 2 फिक्स्ड। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। x एक्सिस पे मैक्सिमम 1 है, ये -1 हो गया। इस पे हमारे पास 2 है, 1 2 -1 -2, 0 पे 2, 0 पे 2 ये वाला पॉइंट बन रहा है हमारे पास, 1 पे 2, 1 पे 2 ये बन रहा है। तो इस लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया y इक्वल टू 2 का। अब उसी तरह हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसकी रेंज जो है हमारे पास 0 से 1 है, यानी 0 से 1 x इक्वल टू 0 से 1 यहाँ ये बन रहे हैं हमारे पास। ये जो मैं ब्लैक लाइन से लगाने लगूं 0 से 1, तो इसका मतलब यहाँ पे जो शेडेड रीजन है हमारे पास 0 से 1 वो ये वाला है। तो हमारा जो एरिया होगा वो ये वाला काउंट होगा। ये वाला काउंट नहीं होगा, ये इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये -1 से 0 है, जबकि x की वैल्यू 0 से 1 है। तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला एरिया हम काउंट करेंगे। तो इसी का हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया 1 इक्वल टू, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ 0 से 1 हमारे पास 1 है और विड्थ कितनी है 2 तक है, तो वो हमारे पास 2 हो गया, तो इक्वल टू 2। तो A1 एरिया का आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हम निकालते हैं जी A2। अब है हमारे पास सेकंड एरिया, इंटीग्रल 1 माइनस एक्स के अंडर रूट एरिया A2। ये बच्चों टेक्निकल सवाल है। इसमें हमारे पास फंक्शन हमारे पास यहाँ पे y इक्वल टू 1 माइनस एक्स के अंडर रूट है, क्योंकि y इक्वल टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है। स्केयरिंग बोथ साइड करें जी, स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्केयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा, यहाँ भी स्केयर आ जाएगा, तो y स्केयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर आ जाएगा। एक्स स्केयर को यहाँ भेजें, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इट इज, ये बच्चों हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 का स्केयर, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 1, यानी ये वाली जगह जो होती है 1 है, यानी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर होता है। एंड सेंटर क्या हमारे पास 0 0, सेंटर क्या है 0 0। ये बच्चों हम चैप्टर नंबर 7 में कॉनिक सेक्शन में बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल अभी इस सवाल में जो हमने यूज करना है कि एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर होता है, जिसपे रेडियस इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास, और ऐसी इक्वेशन लिखी हो तो इसका सेंटर हमारे पास 0 0 होता है। तो हम अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं कि रेडियस 1 तक हो और सेंटर हमारे पास 0 0 हो। अब ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया। अब सेंटर तो 0 0 है, ये हो गया 0 0, ये आ गया सेंटर। रेडियस 1 है, यानी इसका मतलब आपने चारों तरफ 1 1 लगा दें, ये 1 1 -1 -1। अब हमारा रेडियस +1 है, तो +1 का रेडियस क्या कौन सा है, या ये वाला पॉइंट काउंट हो रहा है और +1 ये वाला पॉइंट काउंट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेडियस 1 बन रहा है वो हमारे पास ये वाली जगह बन रही है। यानी आपने देखना है रेडियस इक्वल टू 1 है, तो रेडियस इक्वल टू 1 कौन किस किस जगह पे आ रहा है। अगर मैं चारों तरफ 1 1 प्लॉट कर दूं तो +1 ये वाली जगह है, +1 ये वाली, ये -1 -1। तो मेरे पास जो एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है वो ये वाली जगह बन रही है, ये वाली जो इसका शेड बन रहा है वो हमारे पास ये वाला बन रहा है। तो वी नो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल वैसे क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट हेयर एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास A2 था, जो हमारे पास A2 था वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन ये देखें ना ये पूरा सर्कल यूं बनता है, वैसे ही यूं घुमाए तो इमेजिनरी यूं घुमाए ना, यूं पूरा सर्कल बनता है। तो इस सर्कल के 4 टुकड़े बने हुए, यानी ये एक टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा, ये हमारे पास तीसरा और ये हमारे पास चौथा। तो हम क्या करेंगे, इन चारों में से हमने एक पीस लिया तो पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये 4 कैसे आया, एरिया ऑफ सर्कल, फुल एरिया ऑफ सर्कल हो तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमारा जो एरिया एक पोर्शन है, तो एक पोर्शन का मतलब एक का चौथा हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देंगे कि चौथा हिस्सा हमारे पास हमने शेड किया वैसे। तो उसी तरह पाई बाय 4,
आर हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू 1 विच इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा टोटल एरिया क्या आ गया इस सवाल का, A1 प्लस A2। A1 हमारे पास 2 था और A2 हमारे पास पाई बाई 4 आ गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें समझने वाली चीजें सिर्फ ये थी कि इक्विनोस सर्कल के बारे में पता हो कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, प्लॉटिंग पता हो कैसे 1 से 1 कैसे लेते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल को हम 4 क्यों डिवाइड करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल 2 से 2x³ माइनस 4। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, ये मैं लिख देता हूँ, लोअर लिमिट a से a f ऑफ x dx, पहली प्रॉपर्टी, नीचे भी सेम नंबर है ऊपर भी सेम नंबर है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0। तो अब 2 से 2x³ माइनस 4 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैंने बच्चों आपको बताया था कि एट द एंड में आपको बताऊंगा कि सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्यों लगाते हैं। तो आज आपके पास टाइम है सीखने को कि हम सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे लगाते हैं। अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखा हो, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का डेरिवेटिव 0, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। हम कहते हैं इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन हमारे पास डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। तो क्या करेंगे, अब हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रल। अब ये डी बाई डी एक्स, ये तो इंटीग्रल के साथ काट के y आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, x डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमारे पास जो फंक्शन था वो था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया 2x आया, जब हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। हालांकि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है तो वापस एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 3 है उसकी जगह क्या आ गया, सी। तो जो 3 गायब हो जाता है उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें नहीं पता कि सी 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो वो जो 3 डेरिवेटिव लेते हुए खत्म हो जाता है, तो इंटीग्रेशन में एग्जैक्ट वो नंबर नहीं आ सकता, तो हम जर्नल सी लिख देते हैं। ये होता है इनडेफिनेट केस में, यानी जब हम सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं। लेकिन जो डेफिनेट वाली एक्सरसाइज हमने अभी पढ़ी है 3.6, इसमें सारे डेफिनेट इंटीग्रल था, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा था 5, 8, 10, 15 आप नोट कर रहे थे। तो इसमें किसी भी जगह पे सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं ऐड किया गया। इसको इसलिए ऐड नहीं किया गया क्योंकि ये ऑलरेडी कांस्टेंट आंसर आ रहे थे। 5 में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे 3, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको मैंने दो चीजें सिखा दी कि सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगाया जाता।